हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे और इसी पे बेस्ड हमने डीपीपी लिया है। आओ स्टार्ट करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के हर कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है। कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन N2O5 गिव्स NO2 plus O2 if concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10 के पावर -2 मोलर in 4 सेकेंड, देन कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन हमने लेक्चर में भी किया था जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा होगा। और इसके बावजूद तुमसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो सोचो तुमने लेक्चर कैसे कंप्लीट किया था, जबकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे कॉपी में किया हुआ है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 गिव्स क्या बेटा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2N क्या बेटा, O2। यही केमिकल रिएक्शन है। कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज बाय 1.6 इंटू 10 के पावर -2 मोलर इन 4 सेकेंड। NO2 प्रोडक्ट है, तो कह रहा है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो मैं ऐसे लिख दूं, रेट ऑफ NO2 इज इक्वल टू, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यही होता है ना रेट, हमेशा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, डी NO2 बाई क्या बेटा, dt। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में कितने से बढ़ रहा है, 1.6 इंटू 10 के पावर -2, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 के पावर -2 मोलर। टाइम कितना है, 4 सेकेंड। बोलो यही है। इससे क्या निकल गया, रेट ऑफ NO2 निकल गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 0.4, मतलब 4 इंटू 10 के पावर -3 मोलर पर सेकेंड है। आपको ये निकल गया रेट ऑफ NO2। रेट हमेशा कितने किस टाइम में निकालते हैं, पर सेकेंड में निकालते हैं। अरे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ना, तो कह रहे 4 सेकेंड में कितने से रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, 1.6 इंटू 10 के पावर -2 से। तो 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगा, 4 इंटू 10 के पावर -3 से। तो यही तो हो गया रेट ऑफ NO2। रेट हमेशा क्या निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो पर सेकंड के लिए रेट निकालते हैं, तो 4 सेकंड में जितने से बढ़ रहा था उसको 4 सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकंड का रेट निकल गया। तो देखो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऐसी कोई बात जो तुम्हें नहीं समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, रेट ऑफ रिएक्शन तुमको एक्सप्रेस किया हुआ है, तो कह रहा है स्टाइकोमेट्री बताओ। क्या बता रहा है, स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट बताओ। तो कभी भी रेट लिखते हैं तो रेट में माइनस साइन किसके साथ लिखते हैं, रिएक्टेंट के साथ, एंड प्लस साइन किसके साथ लिखते हैं, प्रोडक्ट के साथ। इतना तो हर एक बच्चा जानता होगा। माइनस साइन कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो A एंड B क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और C एंड D क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बोलो हाँ ही ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो किस केमिकल रिएक्शन में A एंड B प्रोडक्ट हैं, C एंड D, सब में यही है। देखो फर्स्ट एंड थर्ड में है ऐसा, बोलो ना A एंड B रिएक्टेंट एंड C एंड D प्रोडक्ट। अब देखो कभी भी अगर रेट लिखते हैं, अगर इस रिएक्शन का रेट लिखोगे तो 1/4 माइनस DA/dt इज इक्वल टू माइनस DB/dt इज इक्वल टू 1/2 DC/dt इज इक्वल टू 1/3 DD/dt। बोलो भाई ना, जो स्टाइकोमेट्री होते हैं उससे क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं। तो किस केस में ये मैच कर रहा है। अब देखो C का स्टाइकोमेट्री कितना है, 2, तो पहला में मैच कर रहा है। D का स्टाइकोमेट्री कितना है, 3, तो मैच कर रहा है। A का स्टाइकोमेट्री कितना है, 4, तो फर्स्ट मैच कर रहा है। बोलो ना है ना। तुम देखे होगे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन देयर क्या होता है, स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट। बोलो, तो नीचे में जो हम डिवाइड करते हैं वही रिएक्शन का क्या होता है, स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना हाँ या ना। कह रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन A कंबाइंड विथ 2B गिव्स 6C + 2D। ये कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A चूंकि क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसका डिसअपियरेंस तुमको दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 के पावर -2 मोलर पर सेकेंड। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या बेटा, B। अब ध्यान से देख लो, सेम नहीं होगा बेटा। देखो क्यों सेम नहीं होगा, A किसके साथ कंबाइन कर रहा है, B के साथ, 6C + 2D। अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, ध्यान से देखना,
रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ ए अपॉन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 इज इक्वल टू क्या होगा रेट ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2। चूंकि ए और बी रिएक्टेंट है तो दोनों का क्या होगा डिसअपियरेंस होगा। तो तुमको क्वेश्चन में एक का डिसअपियरेंस दिया हुआ है कितना 2.6 इंटू 10 के पावर -2, मतलब यही हुआ रेट ऑफ ए दे दिया है। तो रेट ऑफ बी पूछा है ना, तो रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तो ध्यान से देखो, तो रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू क्या बेटा रेट ऑफ ए। चूंकि ए रिएक्टेंट है तो ए डिसअपियर कर रहा होगा, बी भी रिएक्टेंट है तो बी भी क्या करेगा डिसअपियर करेगा। लेकिन बी का डिसअपियर होने का रेट ए के रेट से जस्ट डबल होगा कि नहीं होगा? उतना तुम अगर क्वेश्चन अगर ध्यान से समझते हो तो तुम पहले समझ लो, फिर मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। कितना बेटा 2.6 इंटू 10 के पावर -2, 26 टू जा कितना होता है 52, तो 5.2 इंटू 10 के पावर -2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब तुम इस क्वेश्चन को एग्जाम में वैसे भी अगर तुम सॉल्व कर सकते थे, ये भी टाइम बच जाता। देखो ए के 1 मोल के साथ बी के कितने कंबाइंड कर रहे हैं 2 मोल, तो ए जितना कंज्यूम होगा बी का कंज्यूम होने का रेट उससे डबल होगा कि नहीं होगा? तो ए का जो रेट होगा बी का रेट जब उससे डबल होगा कि नहीं होगा? बस इतने भी तुम करते तो तुम्हारा काम हो जाता। एग्जाम में तुम्हें हर 2 सेकंड भी बचाते हो तो अगले क्वेश्चन के लिए तुमको क्या होगा हेल्प करेगा। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इन ए रिएक्शन 2SO2 combined with O2 gives SO2 molecule of SO3 is 1.28 into 10 के पावर -3 ग्राम पर सेकेंड। देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। पहले केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। क्या है केमिकल रिएक्शन? 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कंबाइंड कर रहा है किसके साथ O2 के साथ, क्या दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब SO2 का रेट दिया हुआ है, इसका रेट तुमको गिवन है, किसका पूछा है SO3 का पूछा है। अब ये किस रेट से डिसअपियर हो रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूं ना रेट ऑफ SO2 अपॉन 2 बोलो इज इक्वल टू रेट ऑफ SO3 बाई कितना 2, यही क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। चूंकि ये रिएक्टेंट है तो इसका रेट माइनस में होगा, तो रेट ऑफ SO2 इक्वल टू क्या होगा -dSO2 अपॉन dt, स्टोइकोमेट्री 1/2 आएगा। हमने रेट लिख दिया। तो क्वेश्चन में चूंकि रेट ही दिया हुआ था, एक का रेट दे करके दूसरे का रेट पूछा था। अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम है तो देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है या सेम मोलर रेशियो में है तो उसके रेट भी क्या होंगे, बोलो हाँ ना, मतलब इक्वल टाइम में उसके इक्वल मोल क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे। अब रेट की बात करोगे तो रेट होता क्या है, रेट क्या होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा रेट टाइम। टाइम के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे रेट। अब क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इन ए रिएक्शन इज 1.28 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम पर सेकेंड। रेट ऑफ SO2 कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ SO2 कितना दिया हुआ है 1.28 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम पर सेकेंड। क्या ये रेट होगा क्या? नहीं, ये रेट दिया हुआ है कि टाइम के साथ इतना वेट पर सेकेंड में डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन रिएक्शन वेट के टर्म्स में होगा या मोल के टर्म्स में होगा, मोल। तो तुम्हें इसका रेट निकालने के लिए पहले इसका रेट मोल के टर्म्स में लाना पड़ेगा, और मोल वेट से मोल कैसे निकालते हो, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ ही ना। अब ध्यान से देखना, अगर इसके रेट को मैं मोल के टर्म्स में लाऊं तो इस वेट को मॉलिक्यूलर वेट से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा SO2 का, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का एटॉमिक वेट कितना 32, ऑक्सीजन का कितना, तो कितना जाएगा 64। तो अगर इसका मैं रेट निकालूं तो कितना जाएगा, रेट ऑफ SO2 1.28 इंटू कितना बेटा 64 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर सेकेंड आएगा। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब SO3 के रेट के बराबर क्या इस रेट को लिख सकता हूं, बोलो ना हाँ या ना। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं आगे लिखूं रेट ऑफ SO3 इक्वल टू रेट ऑफ SO2, और SO2 का रेट मैंने मोल पर सेकंड में कितना निकाला है
1.28 अपॉन क्या 64 इंटू 10 के पावर कितना मोल पर सेकेंड। बोलो, लेकिन क्वेश्चन में SO3 का रेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो अब क्या करेंगे, इसके मोल को इसको ग्राम में लाने के लिए, अब चूंकि रेट SO3 का निकालना है तो SO3 के मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, तुम कहोगे सर मैं तुमको बता देता हूं क्यों कर रहे हैं ऐसा। मोल क्या होता है, वेट अपॉन क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे, तुमको क्या निकल जाएगा, वेट। तो इसको क्या करोगे अब 1.28 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन कितना बेटा 64, और SO3 का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 32। अरे SO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, सल्फर का कितना 32 प्लस 16 इंटू कितना, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 80, ये किस में आ जाएगा, ग्राम पर सेकंड में। किस में आ जाएगा बेटा, बोलो ना हाँ या ना। कितना है वैल्यू देखो, 1.28 मल्टीप्लाई कितना 80 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 1.6, 1.6 इंटू 10 के पावर -3 आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो हाँ ना। तो कभी भी रिएक्शन हमेशा मोल के टर्म्स में होगा। अगर वेट दिया भी है तो तुम उसका क्या निकाल लोगे, मोल। वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकल गया, इसका रेट मोल के टर्म्स में है, वेट के टर्म्स में पूछा है तो फिर इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना। कह रहा कोई एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या दिया है ध्यान से देखो, A2 कंबाइंड कर रहा है किसके साथ, और क्या मिल रहा है 2AB। बड़े आराम से समझना। और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K A टू द पावर A एंड B टू द पावर क्या बेटा स्मॉल b। ये एक हाइपोथेटिकली तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट तुमको दिया हुआ है, तीन अलग अलग वैल्यू पे, समझो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा होगा। यह है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट नंबर कितना 3। जब तुमने A का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 लिया, B का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया 0.2, तो रेट कितना आ गया 0.04। ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा। अब तुमने क्या किया कि A के कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया हाफ, B के कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया डबल, 0.2 से 0.4 कर दिया, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो हाँ ही ना। तीसरे एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या किया कि A के कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा सेम, B के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया डबल, तो रेट कितना हो गया डबल 0.8 हो गया। बोलो ना हाँ या ना। तब तुमसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2 आप बताओ कि A2 B2 के रिस्पेक्ट में आप क्या बताओ, ऑर्डर बताओ। या तुमसे बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन पूछता तो तुमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ देता। समझो इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हाइपोथेटिकली तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू K A टू द पावर स्मॉल ए, यही दिया हुआ है ना, इनटू क्या बेटा B टू द पावर स्मॉल b। इस केमिकल रिएक्शन में तुम देखो तो अननोन कितने हैं, जब तुम देखोगे तो इसमें तीन चीजें अननोन है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब R तुमको गिवन है, तो R पता ही है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू डाल दो। A2 एंड B2 का कॉन्सेंट्रेशन तुमको गिवन है, तो अननोन क्या क्या हो गया K स्मॉल ए एंड स्मॉल b। तीन अननोन के लिए मिनिमम तीन इक्वेशन तुमको चाहिए। अरे बोलो ना, अगर एक्स वाई अननोन दो वेरिएबल होता तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल तो मिनिमम तीन इक्वेशन चाहिए। देखो ये एक्सपेरिमेंट मिनिमम 3 बार कराया हुआ है। बोलो हाँ ना। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में तीनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू बारी बारी से पुट करो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन 1 बनेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा 3। चलो मैं तुमको बना के ही दिखा देता हूँ। आर की वैल्यू कितना बेटा 0.04 इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू कितना 0.22 टू द पावर ए
एंड 0.2 टू द पावर क्या बेटा बी, ये इक्वेशन 1 हो गया। बोलो हाँ या ना। फिर दूसरा 0.04 इज इक्वल टू के, 0.1 टू द पावर ए, 0.4 टू द पावर बी, ये इक्वेशन कितना हो गया 2। एंड इक्वेशन थर्ड कितना होगा 0.08 इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू ए इंटू 0.4 टू द पावर बी, ये इक्वेशन कितना हो गया 3। अब इस 3 इक्वेशन से तुमको 3 वैल्यू निकालनी है। तुम क्या करो, सबसे पहले इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। पहले मैं पूरा मेथड से बताता हूँ, फिर शॉर्टकट से बता दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, इक्वेशन 1 से। एक बार मैं पूरा स्टेप लिख के ही करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो कितना हो गया 0.08 इज इक्वल टू के, 0.2 टू द पावर ए इंटू 0.4 टू द पावर बी, ये इक्वेशन 3 था। इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो कितना 0.04 इज इक्वल टू के, 0.2 टू द पावर ए इंटू 0.2 टू द पावर क्या बेटा बी। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, के से के 0.2 टू द पावर ए, 0.2 टू द पावर ए, ये भी टर्म्स क्या हो गया कैंसिल। तो ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0.4 टू द पावर बी, 0.2 टू द पावर बी। अगर पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लो, बोलो ना है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.4 अपॉन 0.2 टू द पावर बी। क्या गलत कह रहा हूँ। अब ये कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, ये कितने टाइम्स 2। इस 2 को 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना बेटा 2 टू द पावर बी। कहता है अगर लेफ्ट एंड राइट साइड बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 1, बी निकल गया। अब ऐसा ही तुम फिर से कोई एक ऐसा इक्वेशन लो, देखो इसमें ए कैंसिल हो गया था। अब तुम वैसा कोई इक्वेशन लो जिसमें बी कैंसिल हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बोलो ना, जैसे भी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया था। तो फिर से मैं स्टेप क्या लेता हूँ, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, इक्वेशन। क्या ऐसा कोई बच्चा जो बोलेगा मेरे को तकलीफ है, समझ में आ रही है। जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँ, बिना लिखे डिवाइड करूँ, तो चलो एक बार लिख ही देता हूँ। 0.08 इज इक्वल टू के, 0.2 टू द पावर ए, 0.4 टू द पावर क्या बेटा बी, अपॉन 0.04 इज इक्वल टू के, 0.1 टू द पावर ए एंड 0 पॉइंट क्या बेटा। क्या गलत कह रहा हूँ देख सब लोग, यही होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, बोलो। तो ये कितने टाइम्स, ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स। ये पूरा टर्म्स क्या हो गया कैंसिल, के से के क्या हो गया कैंसिल। तो कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.1 टू द पावर क्या बेटा ए, कितने टाइम्स 2। तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। मतलब A2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना हो गया 1, B2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना हो गया 1। फिलहाल इस क्वेश्चन में अपने से यही पूछा था, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 1। अब तुमसे पूछता रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो ये रिएक्शन ओवरऑल कितने ऑर्डर का हो गया, ये नहीं सेकेंड ऑर्डर का। यही इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज क्या बेटा ऑर्डर। तो ऑर्डर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस बी, तो 1 प्लस 1 कितना। तो ये रिएक्शन कितने ऑर्डर का होगा सेकंड। अब तुमसे पूछता रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो किसी भी एक इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें k की वैल्यू निकल जाएगी। तो बोर्ड में यही 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप से आपको दे देगा, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट पूछेगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दो
तो के की वैल्यू निकलेगी, तो रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। अब अपने को क्या करना होता है, एग्जाम में तो उतना टाइम नहीं मिलता है, ये 3 वैल्यू है, अपन एक ही चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। बोलो हाँ ना। अब इसी से देख लो, इन दोनों में ये पार्ट कॉमन है, इन दोनों को देखो कितने टाइम्स, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स, तो रेट भी कितने टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 होगा। अरे रेट को 2 से किया तो आर भी 2 आर हुआ, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 निकल गया। अरे बोलो ना हाँ या ना। क्या कह रहा है कि यहां से यहां आने पे 0.1 को 0.2 किया, मतलब एक का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया ना, तो रेट क्या हो रहा है, डबल, मतलब सी को तुमने कितना कर दिया, 2C, तो रेट कितना हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, 1। बोलो है ना। अब तुम वैसा कोई देखो जहां पे इन दोनों में देखो ए और ए कॉमन है, तो देखो बी को कितना किया, डबल, तो रेट कितना हो गया, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, 1। तुम एग्जाम में तो अगर एमसीक्यू है तो ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई। फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स क्या बेटा, सी, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ एंड बी टू द पावर 2। ये रेट तुमको दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हाफ ऑर्डर का है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो यही हो गया, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1/2 एंड बी टू द पावर क्या है, 2। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाई फैक्टर 4 and 2, मतलब ए को तुमने कितना कर दिया, 4A, एंड बी को कितना कर दिया, 2B। बोलो है ना। देन इनिशियल रेट इज चेंज बाय कितने फैक्टर से चेंज होगा, तो तुम क्या करोगे, 4A टू द पावर कितना, हाफ, एंड 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2, यही करोगे। 4 टाइम्स बड़ा है, हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा, बोलो 4A होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2B का स्क्वायर। तो ये यहाँ से कितना निकलेगा, 2, और यहाँ से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 4, 4 2 जा 8, रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे किया। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ था, कह रहा है ए को 4 गुना बढ़ाया तो 4 का पावर हाफ होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया, 2, तो रेट इसके रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स बढ़ेगा। बी को कितना किया, डबल, और डबल का स्क्वायर कितना होगा, 2, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में पावर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो ये फैक्टर रेट को कितने टाइम्स बढ़ा दिया, सॉरी 2 2 जा 4 टाइम्स, और ये फैक्टर रेट को कितना टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स। तो यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 4 टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ेगा रेट, बोलो ना हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन के ए इंटू बी, आर इज इक्वल टू के ए एंड क्या बेटा बी, ये तुमको दिया हुआ है। इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल्स इज सडनली रिड्यूस टू 1/4, हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, तो C इज इक्वल टू क्या होती है, N/V, C इज इक्वल टू क्या होती है, तो अगर वॉल्यूम को रिड्यूस करके 1/4 किया होगा तो वॉल्यूम 4 गुना कम हुआ होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, वॉल्यूम। तो अगर ये कमेगा तो ये बढ़ेगा, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स रिड्यूस हुआ है, 4 टाइम्स, तो कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। बोलो हाँ ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4A, और ये भी कितना हो जाएगा, 4B। बोलो हाँ या ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ेगा, यहाँ से भी 4 गुना, यहाँ से भी 4 गुना, कितना बेटा। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन होगा कि नहीं, कर सकते हो। चलो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देख, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ए रिएक्शन 2A + B गिव्स D + E। केमिकल रिएक्शन तुम्हारा ये दिया हुआ है, A के 2 मोल, B के 1 मोल कंबाइंड करके D के 1 मोल एंड E के 1 मोल दे रहे हैं। केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप है A B से कंबाइंड करके C + D दे रहा है, और दूसरा A C से कंबाइंड करके क्या दे रहा है, E दे रहा है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। बोलो हाँ या ना। अब इस फाइनल रिएक्शन में देखो,
सी है क्या? नहीं, लेकिन उन दोनों स्टेप में तुमको क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। इसका मतलब सी क्या होगा? बोलो, सही बोल रहे हो। कहता है अगर कोई अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो उसी रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म होना जरूरी है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने भी स्टेप में होते हैं, रूल क्या कहता है कि तुम उसका जो स्लोएस्ट स्टेप, बिल्कुल सही बोल रहा है तू, स्लोएस्ट स्टेप है, उस स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट को लेकर के तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे। तो स्टेप ये स्लोएस्ट है तो ये अपने काम का है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इससे लिखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन इसी से लिखोगे ना। और क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? स्लोएस्ट स्टेप। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या बेटा? समझ में आया? अगर इसमें गलती से सी आ जाता तो हम लोग फर्स्ट स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख करके इसको रिप्लेस करते, लेकिन इसमें ए और बी यही आया है। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया? रेट लॉ एक्सप्रेशन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? नेक्स्ट है ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। फिर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन क्या है? A2 प्लस B2 गिव्स क्या बेटा? 2AB। फॉलो मैकेनिज्म। ये 3 स्टेप में हो रहा है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको क्या निकालना है बेटा? तो इसके जितने भी स्टेप लिखे अपने को कौन सा स्टेप चाहिए? स्लोएस्ट स्टेप। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप से तुम अगर लिखोगे तो R इज इक्वल टू के क्या आ जाएगा? A इंटू क्या बेटा? A इंटू क्या आ जाएगा? B2। अब इस रिएक्शन में देखो A कहीं तुमको दिख रहा है क्या? नहीं। तो A क्या है? A क्या है? अब A इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने के लिए तुमको कोई एक रिएक्शन से काम करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये स्टेप ले ले या ये स्टेप ले ले, इस स्टेप में ऑलरेडी दूसरा इंटरमीडिएट क्या आ गया? B। तो ये अपने काम का नहीं है, अपने को इसका के इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। और जब तुम क्वेश्चन को देखोगे तो ये इक्वेशन ऐसा होगा, रिवर्सिबल होगा। अब इस इक्वेशन का क्या दिया हुआ है? A2 गिव्स, पहले इसका मैं क्या लिखूंगा? के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अपने को A की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम इंटू क्या बेटा? A2। पावर हटाओगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम इंटू क्या बेटा? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू के, ए के जगह क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट को हाफ पावर लिख दो इंटू क्या बेटा? A टू द पावर 1/2 इंटू क्या बेटा? B2। तो B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया? 1, और A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया? हाफ। तो अपने से क्या पूछा? ओवरऑल ऑर्डर बताओ। तो ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू कितना बेटा? हाफ प्लस 1 मतलब कितना? 3/2 मतलब 1.5। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये भी बताना पड़ेगा एक दिन। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कह रहा है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग जीरो ऑर्डर पे आ गए हैं। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स B प्लस C। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोलर। T इज इक्वल टू 0 पे A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.1 मोलर। इफ A इज इक्वल टू 0.8 मोलर आफ्टर 10 मिनट, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो गया? 0.8 मोलर। बोलो हाँ या ना। तो कह रहा है देन हाफ लाइफ एंड कंप्लीट टाइम आर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं इसका हाफ लाइफ टाइम बताओ और लाइफ टाइम बताओ। मतलब वो टाइम बताओ जब रिएक्शन 50% रिएक्ट करा होगा, और वो टाइम बताओ जब रिएक्शन 100% रिएक्ट करा। ये दो टाइम पूछा है। तो उसके लिए क्या होगा? अब जीरो ऑर्डर के लिए पहले रुक करके समझते हैं। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? A0/2K। और लाइफ टाइम कितना होता है? TLT इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लाइफ टाइम। या तुमको ये भी कह सकते हो
ए नॉट बाई क्या बेटा के। अब हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा के, बोलो। और कहा था जीरो ऑर्डर में दो ही इक्वेशन लगता है, एक ए टी इजिकल टू ए नॉट माइनस के, ए टी इजिकल टू ए नॉट माइनस के टी, और दूसरा हाफ लाइफ टाइम। तो एक फॉर्मूला यही है ना, ए टी इजिकल टू ए नॉट माइनस क्या बेटा के टी। अब ए टी पता है, ए नॉट पता है, टाइम पता है, तो के निकालना रह गया। ए टी की वैल्यू कितनी 0.08 इजिकल टू ए नॉट की वैल्यू 0.1 इजिकल माइनस के इंटू टाइम कितना 10, बोलो ना हाँ है ना। तो के इजिकल टू 0.1 माइनस 0.08 बाई कितना बेटा 10। 0.1 में से 0.08 माइनस कर दो, कितना जाएगा, कितना जाएगा, यही आएगा। तो कितना आ गया 0.10, तो कितना 2 इंटू 10 के पावर -3। अरे 0.002 होता ना, क्या गलत कह रहा हूँ। ये क्या निकल गया के, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन नीचे में टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के की यूनिट भी हो गई। अब उस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो टी हाफ लाइफ टाइम के लिए। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कितना बेटा 2 इंटू 10 के पावर -3। -3 ऊपर जाएगा तो कितना बेटा +3, बोलो हाँ ना। -3 ऊपर जाएगा तो +3 मतलब 1000 इंटू 0.1 कितना 100 अपॉन कितना 4, तो कितना बेटा 25। टाइम क्या आ जाएगा मिनट में है, तो 25 क्या बेटा मिनट। तो ये टाइम कितना हो जाएगा 50 मिनट। क्या समझ में आने आया, बोलो ना हाँ या ना। कह रहा द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम फॉलो, अलग अलग टाइम पे रेट की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। कह रही है किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, तो जीरो ऑर्डर। कहोगे कैसे, जीरो ऑर्डर के लिए आर की वैल्यू क्या होती है के, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही था ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या n, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0, तो किसी भी नंबर टू द पावर 0 कितना 1, तो r के बराबर है। तो जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है ये न तो टाइम पे डिपेंड करता है न तो किस पे। अब टाइम बीत रहा है, टाइम 0 था 10 था 20 था 30 था, चाहे मिनट हो सेकंड हो आवर हो। देखो रेट अभी भी 2.78 को 2.8 ही लिखोगे, 2.8 2.7 रेट चेंज हो रहा है क्या नहीं। तो अगर टाइम के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज ना करे तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर। हम लोग ग्राफ में पढ़ा था ना। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, बोलो ना हाँ या ना। कह रहा एक केमिकल रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, कोई एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे 2A क्या दे रहा है प्रोडक्ट, इज फाउंड टू फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं तो एक रेट ऑफ रिएक्शन का लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन dA बाई dt, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस d बाई डी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कितना 0। और किसी के भी लिख तो dA बाई dt की वैल्यू क्या आती है, dx बाई dt ही आती है, बोलो है ना। चाहे A गिव्स प्रोडक्ट हो या 2A गिव्स प्रोडक्ट, आता तो dx बाई dt है। तो dx बाई dt की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, a टू द पावर 0। किस कौन सा मैच कर रहा है, बोलो ना हाँ या ना। समझ में आ रहा है, जीरो ऑर्डर। कह रहा विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट है, पढ़ के देखना पड़ेगा ऑप्शन। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, सोचिए देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन डीके कांस्टेंट, क्या रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा।
दूसरा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। कह रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज कॉन्सेंट्रेशन यूनिवर्स, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट क्या होती है, आर इज इक्वल टू क्या होती है ना, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो रेट की यूनिट होगी, और रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, बोलो ना। तो रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स होगा क्या, नहीं। कह रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही है। फर्स्ट को एक बार देख ले, फर्स्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन डी के कांस्टेंट, क्या रेट ऑफ रिएक्शन डी के कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा क्या, रेट या रेट कांस्टेंट दोनों कॉन्सेंट्रेशन टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर जीरो ऑर्डर की बात करोगे तो तुमको कहा था किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसी भी जो टी हाफ लाइफ टाइम होती है ये किसके बराबर होती है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n। किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या होगा, 1 माइनस 1। जीरो ऑर्डर के लिए 1 माइनस 0 1 हो गया। देखो टी हाफ लाइफ टाइम A0/2 क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1 0, तो टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब मैच कर लो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम होगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0। तो कौन सा मैच कर रहा है, सेकेंड। पहले जीरो ऑर्डर के लिए देखो, टी हाफ लाइफ टाइम A0/2 के, तो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए A0 पे डिपेंड ही नहीं करता है, ln2/k, तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0। बोलो ना हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन कितना, 100 मिनट। 75% कंप्लीट कितने में कर रहा है, 100 मिनट। तो कह रहा है कि 87.5% कितने में कंप्लीट करेगा, तो 150 मिनट्स में करेगा। तुम कहोगे कैसे बताऊं, कुछ क्वेश्चन करते करते तुमको आइडिया लग जाएगा। समझो ये 100 है, तो 100 से कितना हो रहा है, 50% रिएक्ट किया होगा। ये कितना परसेंट रिएक्ट किया, 50%। फिर अगेन 50% अगर ये रिएक्ट कर जाए तो कितना बचेगा, 25। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 100 लिया था, 50% रिएक्ट किया, तो 100 का 50% क्या बचा, 50। फिर से 50% लिया, तो 50 का 50% कितना हो गया, 50। और फिर से एक 50% ले लो तुम, तो कितना होगा, 25 का आधा 25.5, तो ये कितना हो गया 12.5। 25 का हाफ कितना होगा, 12.5 होगा नहीं होगा, बोलो भाई ना। तो तुम देखो कि जब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ से यहाँ है, कहाँ से कहाँ है, जब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ से यहाँ है, यहाँ पे आए 50 का हाफ 75, और 75 में फिर 12.5 जोड़ो, तो 87.5 हुआ है नहीं हुआ, बोलो भाई ना। तो ये कितना है, 87.5% कि नहीं है। तो अगर समझो एक टी हाफ लाइफ टाइम अगर 2 मिनट का है, तो 50% 2 मिनट में रिएक्ट करेगा, तो 75% कितने में रिएक्ट करेगा, 4 मिनट, क्योंकि 2 टी हाफ लाइफ टाइम लगा। अरे ये 50% मतलब क्या लगा होगा, टी हाफ लाइफ टाइम। ये 50% क्या लगा होगा, टी हाफ लाइफ टाइम। ये 50% क्या लगा होगा, टी हाफ लाइफ टाइम। तो 87.5% यानी में कितने टी हाफ लाइफ टाइम लगे, 3 टी हाफ लाइफ टाइम लगे होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है 75% रिएक्ट करने में 100 मिनट लगे, तो 75% में 2 टी हाफ लाइफ टाइम लगता है, तो टी हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया, 50। तो 87% में कितना लगेगा, 3 टी हाफ लाइफ, तो 50 × 3 150। अब तुम इसको प्रोसेस से करो या ऐसे करो, तुम्हारी मर्जी, मुझे लगता है इसमें टाइम कम लगेगा। बोलो ना हाँ या ना, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या, टिक कर दो, बोलो ना। याद समझ में आया, क्वेश्चन करते करते आइडिया लगा कि एक टी हाफ लाइफ टाइम में 50% रिएक्ट करता है, 2 टी हाफ लाइफ टाइम में 75% रिएक्ट करता है, तीसरे टी हाफ लाइफ टाइम में 87.5 करता है। अगर एक टी हाफ लाइफ टाइम और दे दो इसको, तो कितना होगा, 6.25। तो 87 में 6.25 ऐड कर दे, इसमें 6.25,
तो रिएक्शन तुमसे कहे कि अगर कोई रिएक्शन 93.75% रिएक्ट करे तो कितना लगेगा, 4 टी हाफ लाइफ टाइम। अरे बोलो ना, है ना। तो कभी कभी बैठे बैठे ये सब काम कर लिया करना। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम कितना है, 6 मिनट। तो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो देखो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln2/k। तो तुमसे क्या पूछा है, k पूछा है, तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना बेटा 6। 0.6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0.1 के अप्रॉक्स वाला आंसर आएगा। देखो एक ही है, अब चेक करना पड़ेगा 0.115 है 0.15 है, बोलो ना, है ना। तो 115 होगा। देखो अरे 6 1 जा 6 कितना हो जाएगा। कह रहा इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज। किसका यूनिट पूछा है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट तो हमेशा टाइम इनवर्स होता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन या तो कॉन्सेंट्रेशन में लो या प्रेशर में लो, जब डिपेंड ही नहीं करता है तो उसका यूनिट वहाँ होगा क्या, नहीं होगा। तो जो भी होगा क्या होगा, टाइम इनवर्स। टाइम मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। प्लॉट ऑफ log 1a माइनस एक्स वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाइन। किसका प्लॉट दिया हुआ है, log a माइनस एक्स। log a माइनस एक्स मतलब 80। क्या दिया हुआ है, log 80 एंड किसके बीच में है, टाइम के बीच में ग्राफ है। दिस इंडिकेट रिएक्शन ऑफ। अब क्या था, याद आ रहा है तुम्हें, ये इक्वेशन याद आ रहा है, बता दो। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू 1/t ln a0/at, यही था ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू ln a0/at। kt को लॉग में लाओगे तो 2.303 होगा, इसको इधर ले आओ, kt अपॉन 2.303 होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू log a0/80 को log a/b करोगे तो log a माइनस log b होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, log a0 माइनस क्या बेटा, log 80 इज इक्वल टू क्या, log a0 को इधर रखो, log 80 को यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख, log 80 इज इक्वल टू किधर बेटा, log a0 माइनस kt अपॉन 2 पॉइंट, t की वैल्यू 0 रख दो, t की वैल्यू, तो log 80 की वैल्यू कहाँ से होगी, a0 से स्टार्ट होगी, ये y एक्सिस पे है और t किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे है। तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बोलो, है ना। और ये फर्स्ट ऑर्डर से स्ट्रेट लाइन आया है ना, तो कह रहा है अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो रिएक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और वैसे भी इतना कुछ एग्जाम में माथा पच्ची करना ही नहीं था, अगर लॉग आता है तो लॉग फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है, जीरो ऑर्डर में लॉग है ही नहीं। किसी भी nth ऑर्डर में तुमको सेकंड ऑर्डर का झलक दिखाया था, स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, तो लॉग किस में ऑर्डर में आता है। तो कभी भी लॉग दे दे तो कौन सा ऑर्डर होगा, इतना करना ही मत, तो मैंने ऐसे ही कर दिया तुमको, बोलो ना, हाँ या ना, समझ में आया। तो एक और लेक्चर हम लोग इस पर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन करेंगे, कोलिजन की रिएक्शन करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, नेटिवेशन एनर्जी करेंगे। जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हो सकते थे हम उतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करेंगे। एक लेक्चर और हम लोग करेंगे जिसमें DPP नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया होगा। फिर मैं तुमको बार बार बोलता हूँ, वीडियो पॉज लेना, क्वेश्चन पढ़ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। लेक्चर कोई रेस नहीं है कि तुम्हें बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो तभी मेरा हेल्प लेना, अदरवाइज तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं DPP नंबर 2 में। आज के लिए यहीं तक बेटा, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।